अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ रुचि। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों पर संक्षिप्त जानकारी। धान की नर्सरी डालने से पूर्व और नर्सरी डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। भारत सरकार द्वारा किसान के हित में लागू की गई नई फसल बीमा योजना। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है और दूसरी तरफ इससे कुल कृषि लागत में भी कमी आती है। तो वे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं तथा उनकी कार्यक्षमता कितनी है, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय और श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोल्ड हल, इसमें 2-3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाउ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतया हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर एंड बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र है। अब आइए बात करते हैं बीज की बुवाई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल,
इस यंत्र की सहायता से बीज एवं उर्वरकों को बुवाई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो ड्रिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज और उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। जहां तक किसान भाइयों गन्ना बुवाई एवं कटाई यंत्र की बात है, तो इस यंत्र के द्वारा बुवाई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण, रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्य क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा है। कोनो विडर, ये पंक्ति बद्ध रोपी गई धान की फसल या श्री विधि से रोपी गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने वाला मानव चालित यंत्र है, जिससे धान की फसल में इसका प्रयोग कर आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दिन में आधा एकड़ क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई कर सकता है। फसल सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृषि यंत्र ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर, इसकी सहायता से लाइनों में बोई गई फसलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। डस्टर, ये भी मानव चालित या शक्ति चालित होते हैं। इनकी सहायता से डस्ट या धूल के रूप में आने वाले रसायनों का बुरकाव किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कटाई व मड़ाई में प्रयोग होने वाले यंत्रों के बारे में। तो पहला यंत्र है रीपर, जो कि पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस यंत्र की सहायता से धान और गेहूं की कटाई की जाती है। पावर टिलर रीपर की कार्यक्षमता प्रतिदिन 1.6 हेक्टेयर होती है तथा ट्रैक्टर चालित रीपर की कार्यक्षमता प्रतिदिन 4 हेक्टेयर होती है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। देशी हल, मोल्ड बोल्ड हल तथा हैरो में तंबू को पीना कर लेना चाहिए, अन्यथा ट्रैक्टर पर अतिरिक्त बल पड़ता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरह से समायोजित कर लेना चाहिए, जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। बुवाई में प्रयोग किए जाने वाले सीड ड्रिल एवं 40 सीड ड्रिल मशीन की जांच करवा लें। उर्वरक एवं बीज पेटी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की भी देखभाल करना आवश्यक है, जिसके पहिए की हवा, ट्रैक्टर में डीजल इत्यादि को जांच लेना चाहिए। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनकी प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आगामी आने वाले दिनों में धान की नर्सरी डालेंगे, लेकिन उन्हें नर्सरी से स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इस समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि खेत की तैयारी, प्रजातियों का चयन इत्यादि। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आइए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी पांडे से। किसान भाई लोग, आपने गेहूं की कटाई भी कर दी होगी, अब आप खरीफ की बुआई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो ये उपयुक्त समय है कि आप अपनी खरीफ की तैयारी के लिए धान की प्रजातियों का चयन कर दें, जिससे कि आप समय पर अपनी नर्सरी को डाल सकते हैं। अगर आप समय पर नर्सरी को नहीं डालेंगे
तथा वो स्वस्थ पौध पैदा नहीं करेंगे तो आपकी उपज में प्रभाव पड़ेगा। अतः अच्छी नर्सरी प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें आप ध्यान रखें। पहला है कि आप अपने खेत का चयन इस तरह से करें कि जहाँ पर पानी की ज़्यादा उपलब्धता है वहाँ पर नर्सरी का जो खेत है उसको आप चयन करें, और यह भी देख लें कि उसमें आप बोने से पहले कम से कम 25 दिन पहले पानी लगा दें। और पानी लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो जम जाएंगे, और जमने की वजह से जितने भी खरपतवार हैं उसको आप जब खेत की तैयारी करेंगे बोते समय तो वो सब मिल जाएंगे, जिससे कि वो खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाएगा। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर भूमि के लिए जो आप रुपाई करने जा रहे हैं उसके लिए आपको 1/10 भाग यानी 1 हेक्टेयर का 1/10 भाग जमीन पौध उगाने के लिए जमीन लें और उसको आप सही तरह से तैयारी करें। आप अपने खेत की तैयारी जिस तरह से करते हैं अच्छी तरह से 1 और 2 हैरो करें, अच्छी तरह से उसमें गोबर की खाद मिलाएं और मिलाने के बाद उसको समतल कर दें। दूसरी बात ये रखें कि प्रजातियों का चयन करते समय भी आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे कि धान में अलग अलग दिनों में पकने वाली प्रजातियां हैं। हमारे जो किसान भाई धान की नर्सरी डालना चाहते हैं उन्हें समयावधि के हिसाब से ही प्रजातियों का चयन करना होगा, तभी उन्हें आगे चलकर फसल से आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो आइए जानते हैं समयावधि के अनुसार प्रजातियों के बारे में। जैसे कि 130 दिन से 140 दिन में पकने वाली प्रजातियां हैं, जैसे सरजू 52, महसूरी, पंधान 4। अगर आपने उन बीजों का चयन किया हुआ है तो आप उसकी नर्सरी मई के आखिरी से जून के पहले हफ्ते तक लगाएं। अगर आप देर से पकने वाली प्रजातियों को देर में लगाएंगे तो वो उपज में कमी आ जाती है। ऐसी प्रजातियां जो 120 से 125 दिन में पकती हैं, जैसे कि पंधान 12, NDR 359, पंधान 18, पंधान 10, पंधान 11, ऐसी प्रजातियों की नर्सरी को जून के पहले हफ्ते से जून के तीसरे हफ्ते तक लगाएं। और ऐसी प्रजातियां जो 100 दिन से 110 दिन तक पकती हैं, जैसे कि गोविंद, साकेत 4, नरेंद्र 97, ऐसी किस्मों की प्रजातियों की नर्सरी आप जून के दूसरे हफ्ते से जुलाई के पहले हफ्ते तक लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि अगर आप बासमती धान, खुशबूदार वाला धान ले रहे हैं तो उसकी नर्सरी को आप जून 15 से जून 25 के बीच में लगाएं, और इस तरह से अगर आप नर्सरी समय से लगाएंगे तो आपकी उपज अच्छी प्राप्त होगी। प्रजातियों का चयन करने के बाद जहां आपने ज़मीन का चयन किया है उसकी आज अच्छी तरह से तैयारी करें। तैयारी करने के बाद 8 मीटर लंबी तथा 100 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं, यानी कि 10 वर्ग मीटर की क्यारियां इस तरह से बनाएं कि आपको 80 क्यारियां 10 वर्ग मीटर की मिल जाएं, और उसमें 225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम SSP डालकर अच्छी तरह से मिला दें, और मिलाने के बाद पानी भर के उसको कदेर करें जिस तरह से आप नर्सरी लगाते हैं। और जो बीज आपने भिगोया है उस बीज अंकुरित बीज को निकाल लें, और निकालने के बाद वो अंकुरित होने के बाद उसका 500 ग्राम बीज प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से उन क्यारियों में समान रूप से बो दें। बोते समय जरूर ध्यान रखें कि बुआई शाम के समय करें तो आपको ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप दिन के समय या सुबह के समय बुआई करते हैं तो मई और जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से पानी बहुत गर्म हो जाता है और जो अंकुरित बीज है वो उसके सड़ने के और उसको ख़राब होने के ज़्यादा संभावना रहती है। अतः अच्छा ये है कि आप बुआई शाम के समय करें तथा दूसरे दिन शाम के समय फिर उसमें पानी लगाएं। पानी लगाते समय जरूर ध्यान रखें कि आपका खेत 2-3 दिन गीला रहे। जब पौध उसमें जम जाए उसके बाद उसमें आप पानी 1 से 2 सेंटीमीटर तक लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रबंध करेंगे तो आपकी पौध अच्छी मिलेगी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पौध आपकी स्वस्थ हो। धान की नर्सरी में कभी कभी कुछ कीट और बीमारियों का प्रकोप देखने में आता है, जिनका समय पर नियंत्रण पा लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो धान की नर्सरी में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग कौन हैं तथा आप इन पर नियंत्रण किस तरह से पाएंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, धान में मुख्यतः खैरा एक रोग आता है जो कि जिंक की कमी से होता है। जो आप इसमें देखते होंगे कि पौधे की लंबाई घट गई है, पौधा पीला पीला दिखाई दे रहा है, पत्तियों में भूरे रंग की धारियां पड़ गई हैं। तो ऐसी अगर अवस्था आती है तो वो खैरा के रोग होता है जो कि जिंक की कमी से होता है। अगर किसान भाइयों, आपसे ये निवेदन है कि आप जब नर्सरी लगा रहे हैं तो आप बुआई करने के 10 दिन बाद तथा बुआई करने के 20 दिन बाद 2 अच्छी तरह का छिड़काव करें। छिड़काव करने के लिए 50 ग्राम जिंक सल्फेट, 200 ग्राम यूरिया, 10 लीटर पानी का घोल बनाएं और उस घोल को समान रूप से 10 दिन बाद और 20 दिन बाद छिड़क दें। घोल हर समय बनाते रहें। जैसे ही वो घोल आपका खत्म हो जाए फिर आप दूसरी पुड़िया
50 ग्राम और 200 ग्राम जिंक सल्फेट की 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस तरह से करने से एक तो आपके जिंक सल्फेट की जो मात्रा है वो कम लगेगी, साथ ही साथ जो आपकी पौधशाला है वो 1/10 भाग में ही होती है, तो आप अपने समय से उसमें छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने 2 छिड़काव जिंक सल्फेट और यूरिया का कर दिया है तो फिर खैरा आने के जो अंदेशा है वो बहुत कम रह जाता है। लेकिन कभी कभी ये पाया गया है कि रुपाई वाले खेत में जब आप लगाते हैं तो वहाँ भी खैरा आ सकता है, इसलिए वहाँ पर भी आप इसी मात्रा में जो आपको मैंने अभी बताया 0.5% जिंक सल्फेट, 2% यूरिया, यानी कि 50 ग्राम जिंक सल्फेट, 200 ग्राम यूरिया, 10 लीटर पानी का घोल बनाइए और उसको समान रूप से रुपाई करने के 15 दिन बाद छिड़क दें, तो आप इस खैरा रोग से निजात पा सकते हैं। तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि कभी कभी नर्सरी में कीड़े भी लग जाते हैं, चूसने वाले कीड़े जो कि रस चूस लेते हैं या पत्ती काट लेते हैं। उसके लिए आप बाजार से कोई भी इंसेक्टिसाइड, चाहे मोनोकोटोफॉस कोई भी ले लें और उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर समान रूप से आप छिड़काव कर दें। जब आप देख रहे हैं कि आपके खेत में कीड़ा लग गया है, पत्तियां कटी हुई दिखा दे रही हैं या पौधे की पत्तियों से रस चूस रहे हैं, तो उससे करने से वो उसका निदान कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नर्सरी को बनाएंगे तो आपकी नर्सरी स्वस्थ, अच्छी और बढ़िया होगी, जो कि आप रुपाई करने जब जाएंगे तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में कृषि अदानों की बढ़ती लागत के कारण खेती करना महंगा होता जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन फसलों की खेती में लागत खर्च अधिक होने के बावजूद भी कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, पाला व ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों को भारी नुकसान हो जाता है और ऐसी स्थिति में किसान कुछ भी कर पाने के लायक नहीं रहते। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों के हित में नई फसल बीमा योजना लागू की है, जो इस तरह की प्राकृतिक आपदा में किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। तो क्या है नई फसल बीमा योजना, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारे हर किसान खुशहाल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्होंने जो एक नया योजना शुरू किया गया है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दिया गया है। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो भी अपने पहले के योजनाओं में प्रीमियम अधिक देते थे, इसमें उनको कम से कम प्रीमियम में इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे अगर उनके पास खरीफ वाली फसल जो जुलाई 2016 से शुरू होने जा रही है, इस योजना में उनको खरीफ में प्रीमियम के तौर पर किसानों से 2% लिया जाएगा और रबी में 1.5% लिया जाएगा। साथ ही इस योजना में एक बहुत अच्छी और नई पहल की गई है कि जो मसाला वर्गीय फसलें हैं, जो बागवानी फसलें हैं, इस फसल पर भी उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है, लेकिन किसानों से इस पर 5% किसानों के द्वारा देय होगा। शेष राशि जो 8% भारत सरकार के द्वारा देय होगा और 8% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देय होगा। इसमें ये एक योजना पूरा भारतवर्ष में लागू की गई है। हर तरह के जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों को इसमें समाहित किया गया है। इस योजना में जो खरीफ वाली जो फसल है, जैसे धान हुआ, रबी की फसल जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इसके अलावा जो जायद की फसलें हैं, सबको इसमें समाहित किया गया है। किसान भाइयों, जैसे कि आप 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उससे औसत उपज लगभग 40 क्विंटल मिली, जिसे 1500 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव से बेचने पर किसान को कुल आय 60,000 रुपए मिलेगी। इस तरह आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल का बीमा कराने पर 1.5% यानी कि 900 रुपए प्रीमियम देनी पड़ेगी।
इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे पहला जो है उपज जो नुकसान के आधार पर इनको दिया जाएगा। जैसे इस योजना में अगर तूफान आ गया, ओला पड़ने लगे, बवंडर आ गया, पानी भर गया, इस वजह से जो नुकसान होता है उसको इसमें समाहित किया गया है। साथ ही इसमें एक संरक्षित बुआई के आधार पर किया गया है, जिसमें किसान भाई अगर बीज की खेत में जुताई कर दिए, खेत की तैयारी कर दिए, बीज की बुआई कर दिए, पुनः मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से अगर उसमें उत्पादन सही नहीं ले पाए, बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाया, उस स्थिति में भी उनको 25% अनुदान का 25% इसे मुआवजा उनको दे होगा। और इसमें एक नई पहल ये की गई है कि फसल कटाई के बाद अगर किसान भाई हमारे खलिहान में लेकर जाते हैं और खलिहान में ले जाने के बाद अगर बारिश हो गई, दाना हमारा ख़राब हो गया, उसका जल भराव की वजह से नुकसान हो गया, या किसी कारण से खलिहान में आग लग गया जो मानवकृत नहीं हो, यानी प्राकृतिक रूप से अगर आग लग गया, तो इस योजना में उस किसान को जो अपना बीमा करवाया हुआ है उसको इसका पूरा मुआवजा दे होगा। इस योजना का लाभ किसान को देने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। इसमें इस योजना को लाभ लेने के लिए केसीसी एक जो किसान हमारे अपना केसीसी खुलवाते हैं, उस केसीसी के माध्यम से ही उनका पैसा काट करके उस कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही जिस किसान भाई के पास हमारा केसीसी अकाउंट नंबर नहीं है, उनके पास अगर उनका अपना सामान्य खाता है तो उस खाते के माध्यम से भी अपना इसके जो भी प्रीमियम होगी वो बैंक द्वारा उस कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही इस योजना में अगर पहले की योजनाओं में क्या होता था कि अगर पूरा समूह जब किसान प्रभावित होता था उसके बाद उसको उसके अनुदान उसका मुआवजा मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि अगर किसी भी किसान का जो बीमा करवाया हुआ है, अगर एक गेहूं का, धान का या किसी तरह का फसल प्रभावित हो गया तो उस स्थिति में एक किसान अपना मोबाइल से फ़ोटो खींच करके और अपलोड कर देगा। कहाँ अपलोड करेगा? agriinsurance.gov.in पर आप फ़ोटो अपना अपलोड कर देगा। उस अपलोड करने के बाद उसका मुआवजा जो है सरकार का ये काम होगा कि 14 दिन के अंदर उस अमुक किसान को अगर सही स्थिति में है तो उसको मुआवजा दिया जाए। साथ ही इसमें जिले स्तर पर एक कमेटी का निर्माण होगा और जिले स्तर पर जो कमेटी बनेगी वो ये तय करेगी कि किसान अगर बटाईदार किसान है, अगर खेती नहीं कर रहा है, किसी लीज पर लेकर खेती कर रहा है, उसको उसका प्रीमियम उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में उसको जिले स्तर पर जो कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अमुक आदमी ही बटाई से खेती कर रहा है। इस तरह से उनको मुआवजा बटाई धारक को भी इसमें दे होगा। और इस योजना में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इकाई के रूप में गांव को लिया गया है, नया पंचायत को लिया गया है, न कि जिला को लिया गया है। यानी कि गांव स्तर पर, नया पंचायत स्तर पर कोई किसान प्रभावित होता है तो इस योजना के द्वारा अपना फ़ोटो अपलोड करके उसका पूरी तरह से लाभ ले सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है देहुली जिला मैनपुरी के कृषक सुरेश यादव ने। यह कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसलों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, ये लौकी वर्गीय सब्जियां जो हैं उसमें इस समय फल फूल आना चालू हो गया है। कद्दू वर्गीय फसल की इन अवस्थाओं पर सिंचाई की भी एक अहम भूमिका रहती है, अतः किसान भाई अपनी फसल में इस समय कैसे करे सिंचाई, आइए जानते हैं। जैसा कि आप हमारे यहाँ खेत में देख रहे हैं, नालियों में पौधे लगाए गए हैं। तो नालियों में चूंकि बाहर का एरिया सब काफी सूखा रहता है तो नालियों से नमी जो है बहुत तेजी से उड़ता रहता है, तो इसमें हर चौथे पांचवें दिन पानी लगाना जरूरी रहता है। एक चीज और सावधानी रखनी है कि जब भी आप पानी लगाते हैं तो पौधे जो है नाली में यदि चले गए हैं तो उनको निकाल करके बाहर करते रहें, जिससे पौधे डैमेज ना हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो जिन किसान भाइयों की फसल की बढ़वार ठीक तरह से नहीं हो पा रही है,
तो वह इस समय कैसे करें उर्वरकों का प्रबंधन? यदि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह आप वाटर सॉल्युबल NPK 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, बाजार में 19-19-19 के नाम से आ रहा है, उसकी 3 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके 10-12 दिन के इंटरवल पर उसका छिड़काव यदि फसल पर करते हैं। साथ ही उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व के लिक्विड फॉर्म में बोतलों में आ रहे हैं, जिसमें 6-7 पोषक तत्व होते हैं, उनकी भी 5 से 6 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर के हिसाब से मिलाकर यदि आप इस समय 10 दिन के इंटरवल पर 2-3 छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होगी, फलों में शाइनिंग रहेगी। और किसान भाइयों, जैसा कि आप खेत में देख रहे हैं कि पौधे नाली में लगाए गए हैं, उसी में सिंचाई की जा रही है और उसी में खाद भी हम डालते हैं, लेकिन बीच का जो एरिया है उसको 1-2 बार फावड़े से गुड़ाई कर देने से उसमें घास नहीं होता है और उसकी नमी पूरी तरह से निकल जाती है, जिससे घास अपने आप जमता नहीं है। जब फूल फल आना चालू हो जाता है तो इस समय आप देखेंगे कि पत्तियों पर कुछ हल्के पीले रंग के, भूरे रंग के धब्बे जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इंडोफिल M45 का छिड़काव जो है, जब भी आपको पत्तियों पर इस तरह के धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो 10 से 15 दिन के इंटरवल पर 2 बार छिड़काव कीजिए तो ये समस्या कम हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ ये है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग की लाइन जैसी दिखाई पड़ती है, उसमें एक कीड़ा होता है जिसको लीफ माइनर कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इसका भी 10 से 12 दिन के इंटरवल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जिप्सम द्वारा ऊसर भूमि के सुधार पर तकनीकी जानकारी, डेयरी व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा रहे एक पशुपालन की सफलता की कहानी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।